मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट थर्ड आधुनिक विश्व का इतिहास विषय के अंतर्गत इटली का एकीकरण पर चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमणों ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमणों से इटली में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। उसके समस्त राज्य में एक संगठित एक स्वरूप शासन स्थापित करने की दिशा में वह आगे बढ़ा और चूँकि 1815 की जो वियना कांग्रेस थी उसके द्वारा राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसकी अवहेलना करके इटली में पुनः राजवंशों को प्रतिष्ठित कर दिया गया। फलतः जो मेटरनिक था उसके शब्दों में इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र रह गया। इटली का जो एकीकरण है उसमें हम कई प्रकार की जो बाधाएं थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये थी कि इटली कई राज्यों में विभक्त था। इटली जिन प्रमुख राज्यों में बटा हुआ था उसमें उत्तर पश्चिम में सार्डिनिया पिनमांट का राज्य था जो सेवाई वंश के विक्टर इमोलियन का शासन था। उत्तर पूर्व में लोमार्डी और वेनेशिया जहाँ ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। परमा, मोडेना और टस्कनी आदि राज्य स्वतंत्र थे, किंतु अन्य राज्यों पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। मध्य इटली में रोम था जो पोप का राज्य था और दक्षिण में नेपिल्स और सिसिली राज्य थे जहाँ बूर्बो वंश के फर्डिनेंड प्रथम को शासक बनाया गया था। उपरोक्त सभी राज्यों में प्राचीन निरंकुश स्वेच्छाचारी राजाओं का शासन था। इस प्रकार 1815 की राष्ट्रीयता और उदारता विचारों पर पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था इस व्यवस्था में। दूसरा, जो इटली के एकीकरण की जो बाधा थी वो थी विदेशी प्रभुत्व। इटली के एकीकरण में विदेशी जो प्रभुत्व था उसमें ऑस्ट्रिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। लोमार्डी और वेनेशिया उसके अधिकार में थे और मोडेना, परमा, टस्कनी इस पर भी उनका संबंधित राजकुमारों का शासन था, तो इसलिए उन पर उनका भी प्रभाव था। इस संदर्भ में काबूर ने कहा था कि ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु है, यानी जब तक हम ऑस्ट्रिया से नहीं निपट पाएंगे जब तक इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। तीसरी जो बाधाएं थी वो थी रोम की में पोप का शासन। रोम राज्य इटली के मध्य में स्थित था और पोप का शक्तिशाली शासन के कारण इटली भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त हो रहा था। इटली के एकीकरण मार्ग में पोप सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि यूरोप की कैथोलिक जनता का विरोध उत्पन्न होना और वो इटली के द्वारा सहन करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अगर वो रोम को दबाएंगे तो दूसरे जो, क्योंकि वहाँ का शासक पोप है और पोप कैथोलिक पूरी दुनिया का प्रमुख शीर्ष पद पर बैठा हुआ, तो अतः ये भी एक उनके सामने एक समस्या थी और पोप चाहते भी नहीं थे कि इटली का एकीकरण हो और उनका प्रभुत्व इसमें कम पड़े।
चौथी जो समस्या थी वो थी राजनीतिक विषमताएं। इटली की एकीकरण प्रक्रिया में अलग अलग मत थे। जैसे मेजेनी इटली के एकीकरण एक गणतंत्र के रूप में चाहता था और उसका समर्थक गैरिबाल्डी भी था। जियोबर्टी पोप के अधीन इटली के सभी राज्यों को संघ बनाने के समर्थक थे। जो कैबूर था वो सार्डिनिया पीडमांट के राज परिवार के अधीन इटली का एकीकरण चाहता था। तो कहने का अर्थ है कि जो इटली का एकीकरण की भी जो बातें उठ रही थी वो अलग अलग उस पर उठ रही थी, यानी अलग अलग मत थे। कोई किस रूप में चाहता था, कोई किस रूप में चाहता था। इटली के एकीकरण में जो संस्था काम कर रही थी उसमें जो कार्बोनेरी थी उसका भी हम बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। इटली के नेपल्स में 1810 ईस्वी में कार्बोनेरी नामक संस्था की स्थापना हुई थी। इसके सदस्य सांकेतिक भाषा में धार्मिक उत्सवों के बहाने चुपके चुपके राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते थे और इनके दो प्रमुख उद्देश्य था। पहला तो ये था कि विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और नंबर 2 था संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। ये कार्बोनेरी का प्रमुख उद्देश्य थे। इस संस्था के सभी वर्ग के लोग सम्मिलित थे, कुलीन, सैनिक, किसान, धर्मगुरु आदि। 1831 तक कार्बोनेरी के नेतृत्व में ही इटली का स्वतंत्रता संग्राम चला। दूसरा था मेजेनी और यंग इटली, यानी मेजेनी जो 1830 की क्रांति से पूर्व जो कार्बोनेरी संस्था का सदस्य था, क्रांति के असफल हो जाने के बाद देश विदेश में घूमता रहा और उसने 1831 में फ्रांस पहुंचा और वहाँ उसने यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन शीघ्र ही कार्बोनेरी का स्थान ले लिया। यानी वो इतनी पॉपुलर हुई, जो अब तक जो कार्य कार्बोनेरी कर रही थी वो यंग इटली ने ले लिया। मेजेनी इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किए। यंग इटली के माध्यम से जनता में 3 नारे दिए। पहला नारा था कि परमात्मा में विश्वास रखो। पहला क्या नारा था कि परमात्मा में विश्वास रखो। दूसरा, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त कराओ। इसके उद्देश्य भी स्पष्ट थे कि इटली की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति, स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना। मेजेनी के प्रयासों से उसके पास ऐसे नवयुवक एकत्रित हो गए जिनमें देशभक्ति की अपार जोश था, जो इटली के एकीकरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इन युवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। मेजेनी के प्रयत्नों से 1849 ईस्वी में रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई, किंतु कुछ समय पश्चात ही फ्रांस के सैनिकों ने रोम में पुनः सत्तारूढ़ कर दिया। यद्यपि मेजेनी अपने उद्देश्य में असफल हुआ, किंतु वह निराश नहीं हुआ। वह कहा करता था, नए विचार तभी फलते फूलते हैं जब शहीदों के खून से उनको सींचा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो मेजेनी ने इटली के एकीकरण की जो आधारशिला रखी और इटली के लोगों में जो देश प्रेम, त्याग और बलिदान के जो विचार उत्पन्न किए, वो
एक तरह से इटली के एकीकरण में नींव का कार्य किया है। इटली की स्वतंत्रता के लिए युवा इटली के अतिरिक्त अन्य देशभक्त भी प्रयत्नशील थे। वे चाहते थे कि आर्थिक कार्यक्रम और सामाजिक शिक्षा में सुधार करके और इटली का एकीकरण किया जाना चाहिए। इस तरह से इटली में एक जन क्रांति के रूप में एक आवाज़ उठ रही थी, लोग प्रयत्न भी कर रहे थे। और जो 1848 की फ्रांस में क्रांति हुई उसका प्रभाव भी इटली पर पड़ा, क्योंकि राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो इसमें सर्वप्रथम देखने को हमें मिलती है और उसका प्रभाव इटली पर भी पड़ा है। नेपल्स और सिसिली के जो राज्य थे वो सुधारवादी नेता जो विद्रोह किया और संविधान की मांग की। अंत में नेपल्स के शासक फर्डिनेंड द्वितीय ने उदारवादी संविधान को स्वीकार भी किया। इसी प्रकार से जो पीडमांट, टस्कनी, पोप के राज्य थे वहाँ भी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख के भागने की सूचना से इटली के लोगों में एक नया जोश उत्पन्न हो गया। सभी इस बात पर सहमत थे कि इटली के कंधों पर से ऑस्ट्रिया का जुआ उतार फेंका जाए। सब लोग इस संबंध में एकमत थे कि ऑस्ट्रिया से संघर्ष केवल पीडमांट के नेतृत्व में ही लड़ा जा सकता है। और काबूर ने अपनी पत्रिका इल रिसार्जोमेंट के द्वारा राष्ट्र के नाम एक अपील में कहा है कि सार्डिनिया के राज्य के लिए महान निर्णय करने का अवसर आ गया है कि सरकार और संपूर्ण राष्ट्र का केवल एक ही कर्तव्य है कि तुरंत युद्ध छेड़ा जाए। सार्डिनिया का सम्राट चार्ल्स एल्बर्ट ने भी इस अपील को पढ़ा। उनको ऐसा लगा कि मानो उसके राजवंश के सामने एक महान ऐतिहासिक दायित्व है और उसने 23 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। परमा, मार्डेना, टस्कनी शासकों ने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पोप और नेपल्स के शासक फर्डिनेंड को भी यहाँ की जनता ने मजबूर कर दिया कि वह इटली की मुक्ति के युद्ध में भाग ले। इस प्रकार इटली के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया दौर आरंभ हुआ। दुर्भाग्यवश इटली की एकता की लहर शीघ्र ही टूट गई। ऑस्ट्रिया कैथोलिक प्रधान देश था, अतः कैथोलिकों के विरोध से डरकर पोप पीछे हट गया। फर्डिनेंड ने आंतरिक विद्रोह के बहाने अपनी सेना हटा ली। अंततः चार्ल्स युद्ध में अकेला पड़ गया और ऑस्ट्रिया की शर्तों पर उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस तरह से लोमार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का पुनः अधिकार हो गया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष में दबाव के कारण 23 मार्च 1849 को उसकी सेना नोबरा नामक स्थान पर हार गई। चार्ल्स एल्बर्ट ने सिंहासन त्याग दिया और बाद में उनका लड़का विक्टर एमोलियन द्वितीय वहाँ का शासक हुआ। तो इस तरह से मेजनी और गैरीबाल्ड देश छोड़कर भाग गए और जो 1848 की जो घटना थी इससे इटली के इतिहास में एक क्रांति, संघर्ष और उसमें असफलता मिली, लेकिन इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम हुए, क्योंकि एल्बर्ट ने अपने दायित्व में कोई कमी नहीं छोड़ी थी चार्ल्स ने, लेकिन
जब दूसरे राज्य उससे अलग हो गए तो वो मजबूरन उसको पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने जो राज सिंहासन त्याग कर और अपने जो बेटा विक्टर एमुलियल को जो सत्ता मिली, वो भी एक वीर सैनिक था, सच्चा देशभक्त था, ईमानदार शासक था। और उसने ऑस्ट्रिया के दबाव के बावजूद भी 48 के संविधान को रद्द नहीं किया। और उसे ये विश्वास था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण होगा। काबूर भी मैजेनी और गैरिबाल्डी के समान ही सच्चा देशभक्त था और वह इटली का एकीकरण करके वो एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। इसीलिए वह जानता था कि इटली का एकीकरण सार्डिनिया पीडमांट के नेतृत्व में ही संभव है। एकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि इटली के राज्यों को ऑस्ट्रिया से मुक्ति कराया जाए। और तीसरा जो उसका एक प्रमुख जो एक उद्देश्य जिसमें था वो ये था कि ऑस्ट्रिया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विदेशी सहायता आवश्यक है। तो इस तरह से कैटली विद्वान ने लिखा है कि यह काबूर की महान मस्तिष्क का कार्य था, जिसने मैजेनी की प्रेरणा से एक प्रबल कूटनीतिक शक्ति के रूप में गतिमान बनाया। गैरिबाल्डी की तलवार ने राष्ट्रीय अस्त्र के रूप में प्रयोग किया और वास्तव में काबूर के बिना मैजेनी का आदर्शवाद और गैरिबाल्डी की वीरता निरर्थक थी। काबूर ने इन दोनों के विचारों को सामंजस्य स्थापित किया और काबूर की योजना और ऑस्ट्रिया की इटली को बाहर निकाल फेंकने के लिए यूरोप की महाशक्तियों में किसी न किसी की सहानुभूति प्राप्त करना आवश्यक था। और एक बार उसने कहा है कि हम चाहे न चाहे हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है। और इसके बाद काबूर ने अपनी जो गृह नीति थी, यानी राज्य के अंदर अनेक प्रकार के सुधार किए, जिसमें से मुक्त व्यापार है, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना, यातायात सुविधा की व्यवस्था करना, बैंकों की स्थापना करना। और विदेशी जो नीति उसने अपनाई उसमें इस प्रकार की नीतियाँ अपनाई ताकि वो ऑस्ट्रिया को इटली के बाहर निकाल सके। और इसके लिए उन्होंने राज्य और अन्य राज्यों के जो संबंध थे वो उसकी हम काबूर की विदेश नीति के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त कर